हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा सर हैं। तो सबसे पहले उनसे हम महाराष्ट्र के बारे में पूछेंगे और महाराष्ट्र का सवाल उनसे शुरुआत करेंगे। फैजान साहब, महाराष्ट्र पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, शिवसेना के दोनों गुटों को लेकर, राज्यपाल को लेकर, स्पीकर को लेकर, उससे क्या सीख मिलती है हमें? निधि जी, देखिए कि जब से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की सही विवेचना करने से पीछे नहीं हटेगी। मैं समझता हूं कि उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले, जिनका देश की सियासत और संविधान पर बहुत दिनों तक असर पड़ने वाला है, पॉलिटिकली कंटेंशियस मैटर्स थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट एक वॉइस में बोली और एक मत से बोली। आमतौर से संविधान पीठ के फैसले यूनानिमस नहीं होते हैं। अब आपने क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में पूछा है, तो हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या रही है आया राम गया राम की, और उसी को नियंत्रण करने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन से डिफेक्शन लॉ लाया गया। उस लॉ में ये प्रावधान था कि अगर 1/3 लोग किसी पार्टी को तोड़ते हैं तो वो स्प्लिट माना जाएगा और वो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फिर वाजपेयी सरकार ने उसमें एक और संशोधन किया और उन्होंने स्प्लिट वाली चीज को हटा दिया और ये कहा कि अब ये 2/3 लोग हों जो टूटे और वो फिर मर्ज हों किसी और पार्टी में। महाराष्ट्र के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में बड़े विस्तार से इस निर्णय में डिस्कशन किया, और जो उन्होंने फैसला दिया है वो, क्योंकि हम एक संसदात्मक शासन प्रणाली हैं, हमारे यहाँ केंद्र में और राज्यों में आपको मालूम है सरकारें बनती हैं, अक्सर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता, अक्सर सरकारों से उनकी पार्टी के ही एमएलए जो हैं वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो किस चीज को ये माना जाए कि अब सरकार से ये कहा जाए कि वो विश्वास मत प्राप्त करे, इस पर जो आज फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया है वो आगे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एमएलएज का, जैसे इस केस में देवेंद्र फडणवीस और 7 एमएलएज ने लिखा कि साहब वो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए उनसे कहा जाए उसको, या ये कि पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसको जो लोग तोड़ते हैं, पार्टी के अनुशासन को, वो कुछ लिखें, उसको मानकर स्पीकर कोई फैसला करे। इन दोनों चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और उन्होंने कहा है कि यहां पर ना तो कोई ऐसा कारण था गवर्नर के सामने, ना उनके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल था जिसके बिना पर उन्हें ये लगता कि शायद जो ठाकरे सरकार है उद्धव ठाकरे की, वो विश्वास मत खो चुकी है, या स्पीकर ने जिस तरीके से जो स्प्लिट ग्रुप था उसकी बात को माना और विप के रिकॉग्निशन में जो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। आपको मालूम है कि ये बात कही गई कि साहब सरकार को रेस्टोर किया जाए। ये मुंबई के जजमेंट में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ का फैसला कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि वक्त पड़ने पर हम जो हैं सरकार को रेस्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में सरकार नवाज शरीफ की रेस्टोर की थी उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि इन्होंने विश्वास मत फेस ही नहीं किया और खुद उद्धव ठाकरे ने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनकी सरकार को किसी तरह रेस्टोर करें। एक बार आपने त्याग पत्र दे दिया बिना सदन को फेस किए हुए, तो वो वहां पर एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार दी। जी, विधायकों का जो रुख है वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारी राजनीति में, उनके लिए क्या संकेत कि क्या हो रहा था पिछले चंद वर्षों में कि आप पहले पार्टी में अपना ही लॉयल्टी चेंज करते थे, फिर आपको यह अंदाजा होता था कि शायद स्पीकर आपको अयोग्य घोषित कर दे,
इसलिए आप कोई एक ईमेल भेज देते थे या कोई ऐसा ही लेटर भेज देते थे कि हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं। और फिर क्योंकि स्पीकर के अपने हटने का प्रस्ताव ये बागी विधायक द्वारा भेजा जाता था, तो ये कहा जाता था कि स्पीकर जो खुद अपने अंडर क्लाउड है, वो किसी और की योग्यता या अयोग्यता पर फैसला ना दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाने की कोशिश की है और उन्होंने ये फैसला दिया है कि स्पीकर ऐसे मामलात में फैसला दे सकता है। उनको ये देखना होगा कि उनके सामने ऑब्जेक्टिव मटेरियल क्या है, क्या प्रॉपर एक स्पीकर के रिमूवल की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो देखिए, लेजिस्लेटिव मामलात में स्पीकर सर्वोपरि होना चाहिए। वो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो भी इस मामले में फैसला करेगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के बजाय हम लेजिस्लेटिव पार्टी को कोई अधिकार दे देंगे तो ये ऐसे होगा कि जैसे जो उसका कॉर्ड है बर्थ का, बच्चे का अपनी मां के साथ, उसको आपने तोड़ दिया हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक अनुशासन चाहती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जनता के चुने हुए प्रतिद्वंदी अपने निजी स्वार्थों के कारण अपनी दल बदल ना करें। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि कोई विधायक अगर अपनी सरकार से नाखुश है या सरकार की आलोचना करता है या उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना विश्वास उस सरकार से विड्रॉ कर लिया। जी फैजान साहब, अब आखिर में दिल्ली के लिए भी अहम दिन रहा है। आखिरकार अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है, आपका क्या आंकलन? ये सबसे बड़ी सीख, निधि जी, हमने बहुत बार इस बात को बोला है और लिखा है कि संविधान जो है वो एक सा केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर विश्वास नहीं करता। अब देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं निधि जी आपके इस चैनल पे दिल्ली के इस निर्णय के बारे में। संविधान में आप देखें, अलग अलग राज्यों से केंद्र के अलग अलग रिश्ते हैं। हमने 370 पे बहुत जिक्र किया, लेकिन और जो राज्य हैं, नागालैंड है, सिक्किम है, और भी कई राज्य हैं जिनका अलग अलग केंद्र से रिश्ता है। उसके तो फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो बिहार का या यूपी का केंद्र से रिश्ता हो और उनमें जैसे शक्तियों का विभाजन हो, वैसा ही महाराष्ट्र और गुजरात और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हो, ऐसा नहीं है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो सकती है, लेकिन यहां पे भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। और क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास शक्तियां होनी चाहिए। और इसलिए दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो 3 सब्जेक्ट्स जो केंद्र के पास हैं आर्टिकल 239 AA में, यानी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, इसके अलावा जो दिल्ली की असेंबली है उसको किसी भी राज्य की तरह की शक्तियां हैं, और जो दिल्ली की सरकार है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उन सारे मामलात में होंगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ मैसेज है कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में शक्तियां होनी चाहिए। अगर सर्विसेज यानी सिविल सर्वेंट्स और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिनको सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है वो मंत्रियों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो फिर सरकार उन नीतियों को लागू नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ट्रिपल चेन सिस्टम है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसमें सिविल सर्वेंट मंत्री को, और मंत्री दिल्ली की विधानसभा को, और दिल्ली की विधायक जनता को अकाउंटेबल हैं। और अगर ऐसा है तो ये अकाउंटेबिलिटी की जो 3 चेन्स हैं ये बिगड़ जाएंगी अगर एक केंद्र के नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये शक्तियां दे दी गई। तो मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का
स्प्लिट जजमेंट था, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण ने दिल्ली सरकार को सर्विसेज से भी अलग रखा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और जो 2017 का 5 जजेस बेंच का दिल्ली में जो जजमेंट था, जिसमें एलजी से कहा गया था कि एलजी हर मामलात में दिल्ली सरकार के दखल ना दें, उसको एक तरीके से रिट्रेट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनियन टेरिटरीज भी जो हैं, जिनमें विधानसभाएं हैं, वो पूरी तरह केंद्र के अधीन नहीं है। मैं समझता हूं कि जजमेंट को किसी सरकार के लिए सेटबैक और किसी सरकार की जीत की तरह मैं नहीं देखना चाहता। मैं ये देखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णय जो आज हैं, वो हमारी संघात्मक शासन प्रणाली, यानी जो फेडरलिज्म है, जो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, या जनतंत्र, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या पार्टी सिस्टम, जो हमारे जनतंत्र का कोर है, उसको अपहोल्ड करने के लिए है। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारों के स्टैंड पर हम नहीं जाना चाहेंगे। संविधान के रूप से देखेंगे तो दोनों जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं समझता हूं, देश में एक संविधानवाद को प्रमोट करते हैं और संविधानवाद को मजबूती देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब।